हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सरित क्लासेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टार्ट किया था पार्ट 5 और पार्ट 6, उसमें हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दोनों को डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर में अगेन हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बट कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों एजी को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एजी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक तो है अटॉर्नी जनरल और एक है आपका एडवोकेट जनरल। अब देखिए, जो आपका अटॉर्नी जनरल है ये बेसिकली किसके लेवल पे होता है, ये होता है सेंट्रल लेवल पे, ओके, यूनियन लेवल पे। और जो आपका एडवोकेट जनरल वो होता है आपका स्टेट लेवल पे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दोनों को कंपैरेटिवली करेंगे, एक तरफ एडवोकेट जनरल और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल। अब देखिए, बात आती है कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, ये बेसिकली करते क्या है। ठीक है, देखिए एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों क्या होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं। याद रखना, लॉ ऑफिसर। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं पूरे यूनियन लेवल पे, और जो एडवोकेट जनरल है वो होते हैं हाईएस्ट ऑफिसर विद इन द स्टेट। क्लियर। अब जैसे हरियाणा के अंदर अगर जो एडवोकेट जनरल होंगे वो जो होंगे हरियाणा के लिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे, ना कि पूरे यूनियन पूरे इंडिया में। ऐसे ही राजस्थान के अपने राजस्थान की टेरिटरी के अंदर होंगे। लेकिन जो यूनियन के अटॉर्नी जनरल होंगे वो पूरे इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। अब बेसिकली बात आती है कि इनको हमें चाहिए क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जज होते हैं, तो इन दो व्यक्तियों की हमें जरूरत क्यों है। ठीक है, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। देखिए अटॉर्नी जनरल जो है, ठीक है, और जो एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी और एडवोकेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, ये मैंने आपको बताया क्या होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये तो होता है यूनियन लेवल पे, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट लेवल पे। अब देखिए, आपको पता है बहुत सारे केसेस होते हैं इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक फैक्ट आप याद रखना, मतलब आपके जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जितने केसेस पेंडिंग आज, ठीक है, एक डेटा के अंदर ये पता चलता है कि करोड़ों केसेस जो पेंडिंग है हमारी पूरी जुडिशरी के अंदर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको मिला करिए। ठीक है, 3 से 4 करोड़ केसेस जो है लगभग, मतलब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है यहाँ पे आपको याद करनी है, बट इतना आपको पता नहीं चाहिए कि लगभग 3-3.5 करोड़ जो केसेस पूरे जुडिशरी लेवल पे पेंडिंग है। ठीक है, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। अब देखिए, अब जो करोड़ों की स्पेंडिंग है, तो इसमें कौन, हम और आप तो सारे इन्वॉल्व तो है नहीं। तो ये केसेस किसके खिलाफ होते हैं, ये सारे केसेस खिलाफ होते हैं स्टेट के अगेंस्ट, है ना। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी, उनके अगेंस्ट। मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ लेके आई, ठीक है, उसमें हमने देखा ये यहाँ तो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो हमने इसके पिटीशन लगा दी। अब वो पेंडिंग है, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं से भी, लेकिन पेंडिंग है। तो वहाँ पे क्या होता है, अब जैसे CAA 2019 में ये कानून बना था, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे जो ये कानून बना था, यहाँ पे लगभग 150 लोगों ने पिटीशंस डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्यों बोला गया था कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, जो हमने आर्टिकल नंबर 14 और 15 में डिस्कस किया था। क्लियर। यहाँ पे अब ये बोला गया कि यहाँ पे ये 2 फंडामेंटल राइट जो है हमारे वायलेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात होती है कि ये केस किसके अगेंस्ट, ये पिटीशन किसके अगेंस्ट डाली है, वो डाली गई थी यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी केसेस होते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, अब ऐसा तो है नहीं हमारे जो लॉ मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, ठीक है, या फिर जो PM है या उनके कोई मिनिस्टर है, वो सारे केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके खुद जो ना रिप्रेजेंटेशन देंगे अपना, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे होते हैं अटॉर्नी जनरल। और वहीं पे स्टेट को, मान लो अभी हरियाणा ने 75% रिजर्वेशन निकाला है, जो हरियाणा के रेजिडेंट हैं, ठीक है, जो हरियाणा के निवासी है लोकल, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये अप्रैल मंथ में ही उन्होंने ये लॉ पास किया है। अब मान लीजिए ये जो स्टेट ने लॉ पास किया है 75%, यूनियन ने तो किया नहीं, स्टेट ने किया है। अब यहाँ पे जो पिटीशन इनके अगेंस्ट लगाई जाएगी, तो वो जो भी लगाएगा तो इसके ऊपर किसके ऊपर लगाएगा, वो लगाएगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एडवोकेट जनरल के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली इनके काम होते हैं कि आपको क्या करना होता है, जो केसेस होते हैं गवर्नमेंट के,
यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल उनको गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और यूनियन लेवल पे अटॉर्नी जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर आपके गवर्नमेंट की तरफ से ये व्यक्ति वहां पे जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो पूछने की मान लो ये CA है, इसके ऊपर सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ भी काउंटर आर्गुमेंट पूछा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आपने जो ये लॉ लेके आए, आपका क्या मत है इसमें, तो यहाँ पे PM या उनके कोई मंत्री नहीं आंसर करेंगे, आंसर कौन करेंगे, अटॉर्नी जनरल। तो जो अटॉर्नी जनरल बोलेंगे वही क्या माना जाएगा कि किसका रिप्लाई है, वो यूनियन ऑफ इंडिया का। क्लियर है इतना। सिमिलरली एडवोकेट जनरल, मान लो वो हाई कोर्ट, जैसे स्टेट का केस है तो वो हाई कोर्ट के अंदर है, तो हाई कोर्ट में जो भी उनसे पूछा जाएगा तो इट मीन्स ये माना जाएगा कि जो वो आंसर कर रहे हैं एडवोकेट जनरल जज को, वो आंसर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर। तो ये है इनका बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट क्यों है पता चल गया, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का। चलिए, तो अब हम जैसे हमारा तरीका क्या है पढ़ने का, हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलते हैं साथ। तो बेसिकली जब मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो यूनियन लेवल पे आर्टिकल नंबर 76 बेसिकली डील किससे करता है, अटॉर्नी जनरल से, और आर्टिकल नंबर 165 ये किससे डील करता है, एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे। क्लियर। ये सिर्फ एक ही आर्टिकल है 76 जो कि अटॉर्नी जनरल को बताता है, और आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल को। चलिए एक बार मैं आपको झलकी दिखा देता हूं आर्टिकल नंबर 76 की, ठीक है। तो ये आया है अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में 75 तक डिस्कस कर लिया था आर्टिकल। 76 से पहले देखिए हेडिंग क्या लिखी है, माइनर सी, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इट मीन्स ये बॉडी कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, देखिए दो तरीके की बॉडीज होती है, एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जो कि कानून पास किया के पार्लियामेंट से और फिर उनको बनाया जाता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आपका जैसे वाटर कमीशन है कोई, ठीक है, या फिर जैसे पहले बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन था, ये क्या था, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन अभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई है, ओके, अमेंड करके। लेकिन पहले क्या थी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्योंकि पार्लियामेंट से एक्ट पास करके उसको बनाया था। वो अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वही होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। क्लियर है इतना। जैसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ऐसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अटॉर्नी जनरल ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी और कैसे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। तो आप मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ देखते चलें तो आपको क्या होगा, आपको ये ध्यान रहेगा, अच्छा हाँ ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अदरवाइज क्या होगा, बुक में जो है आप डिफरेंशिएट करते रह जाओगे, 10 चैप्टर अलग से दे रखे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के, तो आप सोचेंगे कि ये था या नहीं था उसमें, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 76 बेसिकली क्या बोलता है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, यानी पूरे भारत के लिए। क्लॉज 1 क्या कह रहा है इसका, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, यहां से हमें क्या पता चल गया, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। क्लियर। और किसको करता है, ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंटेड होगा, मतलब जो एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उसको हम क्या कर देंगे, हम अपॉइंट कर देंगे। तो अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 76 की जस्ट आपको हेडिंग दिखाई, ठीक है। क्लॉजेस एक एक करके करेंगे जब मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जाके क्लॉजेस बताएंगे ताकि आपको ये पता चल जाए जो मैंने आपको पढ़ाया है वो एज इट इज जो है आपको वहाँ पे क्लॉज में मिल जाएगा। मैं अगर आपको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा के फिर समझाऊंगा तो वो हो सकता है आपको नींद आ जाए। क्लियर, ये रियलिटी है, इसलिए पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप लेक्चर को आराम से उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को आराम से रोक के पढ़ लेना। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं अभी रिसेंट में, प्रेजेंटली आज क्या डेट है, 30 जून, तो 30 जून को अगर हम देखते हैं कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल, तो इसका आंसर है के वेणुगोपाल, ठीक है। ये बेसिकली 30 जून 2017 से कंटिन्यू क्या है, हमारे अटॉर्नी जनरल है। अब देखिए ये इनका जो टर्म था ये 30 जून और 2020 में ये खत्म हो रहा है, 3 साल का था इनका, ये खत्म हो गया था, लेकिन 1 साल इनको एक्सटेंशन दे दिया गया, 1 ईयर बढ़ा दिया गया। तो अभी आज इनका लास्ट डे होता, ठीक है, लेकिन परसों ही इनका क्या कर दिया गया, दोबारा 1 साल और बढ़ा दिया गया है, और अभी ये 30 जून 2021 आएगा यहाँ पे 2022 तक अभी क्या रहेंगे,
देश के अटॉर्नी जनरल यही रहेंगे। और इनसे पहले कौन थे? मुकुल रोहतगी। क्लियर? ये हालांकि स्टैटिक जीके है, आपको मान लो कई बार क्या होता है कई एग्जाम्स में ना एज इट इज हमारे अटॉर्नी जनरल के नाम पूछ लेते कौन है अभी फिलहाल, या उनसे पहले वाले कौन थे। क्लियर? अब हम बेसिकली चलते हैं, बात करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल को। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आपको साथ के साथ में आपको क्या बताऊंगा, एडवोकेट जनरल भी। ठीक है, देखिए एक तरफ मैं लिख रहा हूँ अटॉर्नी जनरल लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है, दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल। अब देखिए दोनों, आज का जो लेक्चर रहेगा ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा और इजी भी है। ठीक है, इसमें क्या है कि ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट इतना या रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। एक बार अगर लेक्चर को अच्छे से सुन लोगे आपको लेक्चर के साथ ही ये टॉपिक जो है ना याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको 3-4 बार समझने से आएगा, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है अगर आपने एक बार ही अच्छे से समझ लिया बिना अपना जो ध्यान को भंग किए हुए, ठीक है, तो आपको यही लेक्चर यहीं के यही याद हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने अभी 75 आर्टिकल जो था, नॉट 75, 76 क्लॉज 1, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, क्लॉज 1 में बोला गया था कि अपॉइंटमेंट जो है, यहां पे मैं लिखता हूं अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऐप नहीं है, ये अपॉइंटमेंट है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए अपॉइंटमेंट कौन करता है, सो जैसे हमने पढ़ा था कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट अपने उस पर डिस्क्रिप्शन पर करेगा अपनी मर्जी से, नहीं, आपको मैंने क्या बताया था, याद रखना जहां जहां हमारे संविधान के अंदर या इंडियन पॉलिटी में आपको जहां लगे कि ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं या प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं, प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं, तो प्रेसिडेंट खुद ब खुद नहीं करते हैं, साथ में कौन होता है इनके पीछे बैक एंड पर्दे पे कौन काम कर रहा होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस में उनके पीएम। तो वो सजेस्ट करते हैं कि इस व्यक्ति को जो है आप क्या करो, एडवोकेट जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल बना दीजिए। एडवोकेट जनरल तो स्टेट लेवल पे आएगा, तो आप वो क्या बोलेंगे, आप इनको अटॉर्नी जनरल बनाए। तो उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट जो है साइन करके अपने सील लगा करके, ठीक है, और फिर जो है उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे। ये है फाइनल जो कहते हैं ना कि अथॉरिटी जो है वो इनकी है कि साइन करके उस बंदे का नाम है, लेकिन सजेशन जो है इनकी नहीं मानी जाती कि भाई मान लो इनका मन करे मुझे अटॉर्नी जनरल बना दे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, मेरी कुछ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन हम देखेंगे हम कि क्या होती है अटॉर्नी जनरल की। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो वो कौन करता है, एज इट इज गवर्नर। और गवर्नर की यहाँ पे खुद की मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे सीएम जो है विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए जो अपॉइंटमेंट की जाती है तो इसमें आपको याद रखना है कोई ऐसा नहीं है कि संविधान में कहीं पे भी ये फिक्स नहीं किया गया कि कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, टर्म की बात करूं तो मैं तो नॉट फिक्स्ड, ये जो मैं बता रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं। क्लियर? किसी ऑथर की जो बुक है उसमें अगर आपको कहीं 5 साल लिखा मिले तो उसको इग्नोर कर देना आप। ठीक है, तो टर्म क्या है इसकी, फिक्स नहीं है। सिमिलरली एडवोकेट जनरल की भी जो टर्म है नॉट फिक्स्ड, क्योंकि हमें जो है ना याद रखना एग्जाम जो है वो बातें करता है गवर्नमेंट डेटा के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट फैक्ट, उनको जो है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम क्या मानते हैं, ऑथेंटिकेट, कि ये जो है विश्वसनीय है। अदरवाइज तो बाकी जो प्राइवेट ऑथर्स की जो बुक्स हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा उनमें चीज़ें गलत लिखी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है अगर बात आती है कॉन्फ्लिक्ट की, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें जो है आपका चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, वो क्या करता है, वो देखता है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारा लीगल डॉक्यूमेंट क्या है पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तो उसमें क्या वो लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कहीं पे भी ये मेंशन ही नहीं कि जो टर्म है अटॉर्नी जनरल की 5 साल होगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। जैसे मैंने आपको किसका, पीएम का बताया था और सीएम का बताया था कि वहां पे नॉर्मली तो 5 साल के लिए रहते हैं। ठीक है, जैसे उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट जो लोकसभा है उसकी ऐसा जो टर्म है 5 साल के लिए होती है। बट इन केस अगर गठबंधन की सरकार है और मेजोरिटी जो है एक पार्टी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है, तो गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। उस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति नहीं मेजोरिटी प्रूव कर पाया तो जो पीएम थे तो 5 साल कहाँ रहे, वो तो मान लो हो सकता है 2 साल 3 साल कितने साल भी रहे, उसके बाद वो गिर गई सरकार। तो यहाँ पे क्या है, पीएम सीएम की जो है टेन्योर फिक्स नहीं है, ऐसे ही अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की भी फिक्स नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो अब टर्म फिक्स नहीं है तो फिर आपको ये माइंड में आ रहा होगा फिर ये रहते कितने टाइम के लिए होंगे। अगर मान लो फिर तो ऐसे मान लो एक किसी को प्रेसिडेंट ने 2 दिन के लिए अपॉइंट किया, तीसरे दिन बोला कि बाय बाय, अब आपकी जगह दूसरा वो आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। जनरली ये देखा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल है या एडवोकेट जनरल है, जो भी गवर्नमेंट होती है उसका जो जितने टाइम तक वो काम करती है उसके साथ साथ उसका भी कार्यकाल चलता है। क्लियर? अब मान लीजिए जैसे मुकुल रोहतगी थे,
उन्होंने क्या है 2017 में अपने पर्सनल रीजन पे रिजाइन कर दिया था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो खुद भी रिजाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इसको रिमूव है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, रिमूव कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे वर्ड आता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे वर्ड आता है कि रिमूवल के टाइम पे कि कौन रिमूव कर सकता है इनको, गवर्नर, इट मीन्स प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो जहां पे ये वर्ड आता है ना प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्लेजर ऑफ गवर्नर, इट मीन्स ये है कि वो अपनी खुशी से, ऐसा नहीं कि जहां उनको मजा आया कि हाँ यार अगर लिटरली इसका मतलब देखिए कि भाई प्लेजर मतलब खुशी, जहां प्रेसिडेंट को लगे कि मैं खुश हूं इसको हटाने में तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उनकी जब तक उनकी मर्जी होती है वो तब तक काम करते हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट की मर्जी मतलब पीछे बैकेंड में याद रखो कौन, प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब तक उन्हें लगता है कि हाँ ये हमारे केसेस को सही से, देखिए ये जो अटॉर्नी जनरल है ये बेसिकली किसके लिए केसेस लड़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, ये एडवोकेट जनरल किसके लिए केसेस लड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर मान लीजिए अटॉर्नी जनरल इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से, ठीक है, मान लो केस जो है लड़ ही नहीं पाया और गवर्नमेंट हार गई, लूज कर गई, तो ऑब्वियस है जो गवर्नमेंट है उसकी किरकिरी होगी, तो वो ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नहीं रखना चाहिए। तो वहां पे उस टाइम पे जो है रिमूवल जो प्रोसीजर है वो बोलेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। पीएम जो है कि देखिए इस व्यक्ति को आप हटा दिए, अब हम दूसरा व्यक्ति देखेंगे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखना है, और रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं। बट आपको ये याद रखना है प्रेसिडेंट जो है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है हटाने और लगाने की, पीछे बैकेंड में पीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर रहा होता है। क्लियर, यहाँ पे प्लेजर ऑफ गवर्नर जहाँ पे वर्ड आए इट मीन्स पीछे कौन है, सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए मैं बात कर रहा था टर्म की, तो टर्म जो है बेसिकली देखा ये जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी 2017 से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 2019 के अंदर इनका अगर मान लो जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर मान लो उसकी जगह कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती तो जो के वेणुगोपाल थे, ठीक है, हो सकता या तो उनको रख सकते थे वो अटॉर्नी जनरल जो दूसरी गवर्नमेंट आती, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो चाहती है वो हमारे तरीके से काम करने वाला व्यक्ति आए हमारे साथ। ठीक है, तो यही यहाँ पे देखा गया है कि बेसिकली जो इनका टर्म है वो रहता है गवर्नमेंट के साथ में, जो गवर्नमेंट का टेन्योर होता है वही अटॉर्नी जनरल का रहता है और स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल का। क्लियर, लेकिन यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है और एडवोकेट जनरल है वो खुद भी अपना रिजाइन कर सकते हैं, और रिजाइन करके किसको देंगे, ऑब्वियस प्रेसिडेंट को, और यहाँ पे गवर्नर को। क्लियर है इतना। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, अपॉइंटमेंट और टर्म की बात कर ली है। अब बात आती है कि जो अटॉर्नी जनरल है इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखिए क्वालिफिकेशन जो है इसकी सिंपल इतना बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उस व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जो कि क्या हो, एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के एलिजिबल हो। क्लियर, जैसे हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर मान लो किसी व्यक्ति की प्रमोशन होनी, तो हम देखते हैं भाई आपका कितने साल की सर्विस है, उसके अंदर क्या क्या आपने अचीव किया है, तो वो हम कुछ क्राइटेरिया देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है प्रेसिडेंट will appoint that person who is eligible for Supreme Court judge। क्लियर है इतना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज एलिजिबल होने के लिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए, यस और नो। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए, ये अब तक तो हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आगे हम जो पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बाद वो जुडिशरी को ही पढ़ेंगे। तो देखिए अभी मैं जस्ट मोटा मोटा बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। नंबर 1, सबसे पहले वो तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। तो ये एक तो आपको याद रख लेना कि ये तो हर किसी में मिलेगा ही मिलेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, 5 साल तक वो क्या करे, हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जज रह चुका हो। थर्ड कंडीशन क्या बोली जाती है कि या तो वो 5 साल, ये और है यहाँ पे, ठीक है, या तो 5 साल हाई कोर्ट का जज हो, और या फिर 10 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट सर्व कर चुका हो। ठीक है, 10 साल तक अपनी सर्विसेज उसने एज ए वकील अपनी दे दी है। या फिर फोर्थ कंडीशन ये भी बोली जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के जज में अलग है थोड़ा, बता दूंगा।
तो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन क्या बोलते हैं, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ये जो व्यक्ति है ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट। अब एमिनेंट ज्यूरिस्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब उसको वकील और जज कुछ नहीं है, लेकिन उसको लॉ की इतनी गहरी नॉलेज है जितने कि वकीलों को भी नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को जब प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ यार इसको लॉ की अच्छी नॉलेज है, तो वो उस व्यक्ति को भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ये 4 कंडीशन फुलफिल करता होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल बना देगा। यहाँ पे गवर्नर जो है, गवर्नर क्या करेगा, उस व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो कि हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना है, जो ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट वाला जो प्रोविजन था यहाँ पे हाई कोर्ट में नहीं लगता। हाई कोर्ट में ये 3 कंडीशन लगेंगी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो 5 साल जो है जज रह चुका हो और या 10 साल सर्व कर चुका हो हाई कोर्ट के अंदर एज ए वकील, तो क्या है उसको हम हाई कोर्ट के जज बना देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वालिफिकेशन हो गया हमारी यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल है, ये करते क्या हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो इनका काम क्या होता है, जैसे आपको बताया था मैंने, क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होने के नाते ये क्या काम करेंगे, ऑब्वियस जो लीगल मैटर होते हैं, क्लियर। अब ऐसा तो है नहीं ये किसी के जो घरेलू मामले होते हैं उनको तो ये करेंगे नहीं फाइट, ये सिर्फ उन मैटर्स को, ऐसे लीगल मैटर्स को those legal matters under which यूनियन ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होती है, उनको जो है ये डील करते हैं। यहाँ पे वो लीगल मैटर जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनका अब काम क्या आता है, ऑब्वियस वो काम देखेंगे जो कि लीगल मैटर का हो। लीगल मैटर का किसका, ये देखेंगे यूनियन का और ये देखेंगे स्टेट का। अब बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इनको कुछ काम भी दे सकते हैं जो लीगल मैटर का हो। प्रेसिडेंट जो है क्या देते हैं वो बात करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट जो ये बोल सकते हैं कि आपको अपीयर होना है कहाँ पे, अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहां कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं पे केस में फंसी हुई है, ठीक है, आपको वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपीयर होना है। ये कौन बोलेगा, प्रेसिडेंट बोल सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है ये टास्क असाइन करते हैं किसको, अटॉर्नी जनरल को। यहाँ पे गवर्नर जो है, जो ये मैंने बोला है, सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी फंसी हुई है किसी केस में, उसके अंदर एडवोकेट जनरल जो है, उसको जो गवर्नर है एडवोकेट जनरल को बोलेंगे आपको स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप जो है आप जाएंगे कोर्ट के अंदर, ये आपके कौन करते हैं, प्रेसिडेंट असाइन करते हैं टास्क। सिमिलरली उसके बाद क्या बोल सकते हैं, आपको जहाँ पे भी जैसे मान लो जो टेरिटरी है यूनियन ऑफ इंडिया की, तो अगर चाहें तो वो हाई कोर्ट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या सुप्रीम कोर्ट में भी। ये आपको याद रखना है। अटॉर्नी जनरल जो है हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया हमारी, उसके अंदर भी जो है अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कर सकता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो कहने का मतलब यह है जो इनका टेरिटोरियल जो एरिया है किसके, कौन सा है, पूरा यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आपके यूटीज स्टेट सब कुछ आ गया। लेकिन इनका जो टेरिटोरियल एरिया है जुरिडिक्शन का, वो कौन सा है, वो है ओनली स्टेट की टेरिटरी। यहाँ पे गवर्नर जो है उनको बाहर जो है, स्टेट के बाहर नहीं बोलेंगे कि आप जाओ बाहर जो है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए किसी केस के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा के, और वो वहाँ पे अगर मान लो कोई ऐसा मैटर है जो उसका सिटीजन बाहर उसके अंदर केस करते हैं, ठीक है, तो वो उस केस में जो है दूसरी हाई कोर्ट में भी जाके ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इन पे वो नहीं है बाइंडिंग की सिर्फ जो स्टेट की हाई कोर्ट है वहीं रिप्रेजेंट कर, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। इन केस अगर कोई मान लीजिए केस स्टेट हरियाणा गवर्नमेंट का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहाँ पे यहाँ का एडवोकेट जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किसको करेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को। क्लियर है इतना। तो ये जो है कुछ मैटर्स जो कि प्रेसिडेंट असाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी मैटर हैं जो कि जैसे मान लो कोई लीगल मैटर का है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अगर किसी को एडवाइस करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस भी किन से लेती है, अगर मान लो कोई लॉ बनाने पे, ठीक है, या कोई नई पॉलिसीज बनानी है, उसके अंदर लीगल दांव पेच कोई अड़ेगा तो नहीं। जैसे CAA है, इसको बनाने से पहले ऐसा नहीं है कि उन्होंने होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर सब ने मिलके मीटिंग की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और चलो भाई हमने लॉ बना दिया। नहीं, उस टाइम पे अटॉर्नी जनरल को भी साथ रखा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो एडवोकेट जनरल को साथ रखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो लीगल मैटर्स होते हैं उनमें उनकी सजेशंस ली जाती है। ये इनके क्या होते हैं, कुछ काम होते हैं। ये इतना बस आपको याद रखना है कि ये क्या काम करते हैं, बस जहां पे भी लीगल मैटर है वहां पे, और कोई मैटर नहीं, सिर्फ लीगल मैटर। और दूसरा, इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई है। लिमिटेशंस क्या है कि मान लीजिए जहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस केस में है, तो उस केस में दूसरी पार्टी को वो सजेशन नहीं दे सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाके। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके एडवोकेट जनरल जो है एडवाइस नहीं देगा दूसरी पार्टी को कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंसा सकते हो, ठीक है, केस के अंदर। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, यूनियन को, और ये स्टेट को। तो वो उस, अब मान ली मेरा वकील है, मान लो मैं किसी के अगेंस्ट केस करता हूँ, और मेरा जो वकील है वो मेरा वकील उस दूसरी पार्टी को थोड़ी सजेशन देगा। तो ये क्या, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल केसेस के अंदर फंसा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट जो है उसको रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल। क्लियर? यानी कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें वो जो प्रोसिक्यूटेड होता है, यानी कि जो व्यक्ति दोषी होता है, वो उसको सजा, सलाह या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। ये इन पे कुछ पाबंदियां हैं। उसके बाद अब बात आती है कि इनको कुछ राइट्स भी मिलेंगे। अब देखिए, ये जो है अटॉर्नी जनरल बेसिक हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटिश कॉमन लॉ से, ठीक है, ब्रिटिश लॉ से। तो वहां पे क्या होता है, जो ब्रिटिश का जो हाउस ऑफ कॉमन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है तो वहां पे होता है हाउस ऑफ कॉमन, और जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, राज्यसभा अपर हाउस, ये लोअर हाउस लोकसभा, उनका लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ कॉमन। हमारा अपर हाउस राज्यसभा, उनका अपर हाउस होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और एक लेक्चर में मैंने आपको काफी पीछे मिलेगा वो लेक्चर, उसमें मैं यूएसए का जो अपर हाउस है उसका मैं भूल गया था नाम, उसका है सीनेट, ठीक है, उसको बोलते हैं सीनेट। यूएसए में लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने HR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और अपर हाउस को क्या बोलते हैं वहां पे, सीनेट। जहाँ पे हम यहाँ बोलते हैं राज्यसभा, वहाँ सीनेट बोलते हैं। और जहाँ हम पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, कांग्रेस। क्लियर है? यहाँ पे पार्लियामेंट ही बोला जाता है, और यहाँ पे इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर जो अटॉर्नी जनरल है वो हाउस ऑफ कॉमन का, यानी कि जो इंडिया में लोकसभा है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन का क्या होता है, मेंबर होता है वो। ठीक है, जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही वो क्या होता है उसका कैबिनेट का, ठीक है, हाउस का नहीं, जो उसकी कैबिनेट होती है। कल के लेक्चर में मैंने बता दिया था कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सारे इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो उनका कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो उस लेवल का दर्जा दिया होता है, यानी उस कैबिनेट का हिस्सा होता है अटॉर्नी जनरल। क्लियर? लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे वो उसका मेंबर नहीं होता है। बशर्ते मेंबर ना होते हुए भी वो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी हाउस में जाकर के सिटिंग में बैठ सकता है और जो स्पीच दे सकता है, ये पाबंदी नहीं है, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा अटॉर्नी जनरल। सिमिलरली एडवोकेट जनरल स्टेट के अंदर असेंबली में जाके सिटिंग कर सकता है, बैठ सकता है, जो स्पीच अपनी दे सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। अब चूंकि ये यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, सिटिंग के अंदर, तो जैसे पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस होते हैं वो इनको भी मिलती हैं। ठीक है, जो कुछ खास अधिकार होते हैं, मान लीजिए अगर इन्होंने पार्लियामेंट में कोई स्पीच दी, देखो इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें जो मिली है और जो पार्लियामेंटेरियंस को मिली हुई है, ठीक है, सांसदों को, वो थोड़ी सी डिफरेंस है। इनको हमसे ज़्यादा वाइड वाली मिली हुई है। ठीक है, हमें तो क्या होता है कि हमारे पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इमरजेंसी के अंदर या किसी और कंटेक्स्ट के अंदर, लेकिन इन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये इनके क्या हो गए, कुछ राइट्स हो गए, और हमने देख लिया लिमिटेशंस। अब बात आती है एक यूनियन के लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो नहीं होता, एक होता है एडवोकेट, ये सॉलिसिटर जनरल, आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में, सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, दो होते हैं, एडिशनल या सॉलिसिटर जनरल। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं, मान लीजिए अटॉर्नी जनरल, इतने सारे यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस पेंडिंग है, तो इनको असिस्ट करने के लिए ये दो हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं दिया गया, लेकिन ये रूल ऑफ प्रोसीजर के तहत इनको दिया गया कि आप जो है उनका थोड़ा सा बोझ हल्का करने के लिए आप इनको काम दे सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कौन करता है, सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अभी सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। एक बार मैं आपको जो अभी हमारे फिलहाल कौन है, जस्ट अ सेकेंड,
ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके, ठीक है। ये है के वेणुगोपाल। अब देखिए ये बेसिकली 2017 से कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो अभी 2022 में इनको 30 जून को क्या हो जाएंगे, पूरे 5 ईयर्स हो जाएंगे। उसके बाद ये अभी फिलहाल ये 89 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर 90 साल के हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि कुछ व्यक्तियों की तो इतनी उम्र होती भी नहीं है हमारे आज के टाइम में, मॉडर्न एज में। तो काफ़ी जो देख ले इस एज में भी ये इतना डेडिकेटली काम कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है अब हमारा ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था, आज का जो लेक्चर है वो छोटा ही रहेगा। हालांकि मैं चाहता था इसको 10 मिनट में, ठीक है, बस मोटा मोटा बताया था, लेकिन क्या होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ। हाँ, अभी मैं आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो हमने क्लॉज 1 अपना पढ़ लिया था, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो कि क्वालिफाई हो किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। क्लॉज 2 क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर। यहाँ पे जो है अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी बताई गई सेकंड क्लॉज में, जो मैंने आपको बता दिया था, क्या जो भी लीगल मैटर्स होंगे वहाँ पे वो उनको सजेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड क्लॉज क्या कहता है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर वो अटॉर्नी जनरल है तो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स आती हैं, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, उसमें वो जा करके रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है ये। उसके बाद फोर्थ क्लॉज क्या कहता है, तो अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्युनरेशन एज द प्रेजेंट में डिटरमाइन। जो इनकी सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है, प्रेजेंट डिसाइड करता है, ठीक है। जो प्रेजेंट बोलेंगे वही उनको सैलरी मिलेगी। ओके, चलिए अब हम डिस्कस किसका करेंगे, स्टेट में एडवोकेट जनरल जो है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ये देखिए यहाँ पे एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, कौन सा आर्टिकल डील करता है, 165 एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। यहाँ पे क्या बोलता है, वही सेम चीज़ें क्लॉज 1 में एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, कौन, गवर्नर। और अपॉइंटमेंट क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जो कि हाई कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट हो, जज के लिए क्वालिफाई हो। उसके बाद इट शैल बी द ड्यूटी फॉर एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस, यानी वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को एडवाइस करेंगे और उनके लीगल कैरेक्टर के जो भी मैटर्स होंगे उनके फाइट करेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, एडवोकेट जनरल जो है वो ऑफिस जब तक होल्ड करेंगे जब तक कि गवर्नर की मर्जी होगी, ओके, गवर्नर की। बस यहाँ पे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है अपने लेक्चर को हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए काफ़ी सिंपल था ये लेक्चर, आपको मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, याद रखना एक लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, पार्ट 5 और पार्ट 6, इसके अंदर एक डेडिकेटेड चैप्टर कौन सा था, यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यहां पे एक डेडिकेटेड चैप्टर किसका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। क्लियर। अब देखिए यहां पे हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लिया, उसके बाद पीएम को डिस्कस कर लिया, काउंसिल मिनिस्टर को डिस्कस कर लिया और अटॉर्नी जनरल को। तो कितने 3 और 2 5 जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको हमने यूनियन लेवल पर डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमने किसको डिस्कस किया, सबसे पहले गवर्नर को, फिर सीएम को, फिर उसके बाद हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस किया और यहाँ पे अभी एडवोकेट जनरल को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा है इसलिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है, वाइस गवर्नर नहीं होता, याद रखना। तो यहाँ पे जो है हमारे एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज हैं स्टेट की वो और यूनियन की वो हो जाती है कंप्लीट। अब जो है हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर को जो है हमारा पार्लियामेंट को। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा पार्लियामेंट को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट बेहतरीन लेक्चर के साथ। चलिए टिल देन हैप्पी लर्निंग।